न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार बनी, शपथ हुई, तमाम कुछ चेहरे पुराने ही दिखाई दिए, ज्यादातर कुछ नए भी थे, लेकिन नए चेहरों में जिस तरह से नाराजगी दिख रही है वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही शपथ हो रही थी उससे पहले ही अजीत पवार ने पहले बोल दिया, शपथ में जाने से पहले। उसके बाद एकनाथ शिंदे की बेटी बोल रही है। कुल मिलाकर के सब अपने अपने सांसदों के गणित के आधार पर अपने अपने मंत्रालय मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर नीतीश और नायडू की बात ना भी करे तो बाकी जो उनके छोटे अलायंस हैं वो भी उनके साथ खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। दो बड़े नेता जो कभी भी पटकनी दे सकते हैं मोदी को, वो बात अलग है, लेकिन ये जो छोटे दलों के तौर पर उनके साथ छोटे अलायंस जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर आप चिराग पासवान की भी बात करें, जिन्हें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिली है, फूड नहीं, फूड प्रोसेसिंग, जो उनके चाचा को भी पहले मिली हुई थी। और ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान का जो कद रहा था उसके मुताबिक आज की तारीख में चिराग पासवान को सरकार में तो जगह मिल गई है, लेकिन वो कमजोर जगह है। इसको लेकर के ढंग से चिराग पासवान शायद ये भी ना समझ पा रहे हो कि उन्हें पावर मिली है या फिर कुछ और। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो धीरे धीरे नाराजगियां शुरू हो रही हैं, ये कितने दिन तक टिकने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी हैं, उनसे बात करते हैं और ये समझते हैं कि ये सरकार कितने दिन और चल जाएगी सर। क्योंकि एकनाथ शिंदे की बेटी बोल रही है, अजीत पवार बोल रहे, थोड़े टाइम में शायद चिराग पासवान को भी एहसास होने लग जाए कि उनके साथ क्या हुआ है। नायडू और नीतीश की बात तो आपसे करे भी हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो कभी भी पटकनी दे सकते हैं सर। मैं पहले आपके दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। ये जो मंडल है, मंत्रिमंडल एनडीए का, ये दरअसल परिवार मंडल है। मैं जरा नाम बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, उतना जरा आपके दर्शकों को जानकारी हो जाए। परिवारवाद के खिलाफ बहुत बीजेपी आरएसएस बोलती है। जी सर। एचडी कुमार स्वामी देवगौड़ा जी के बेटे हैं। जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा वाले राव साहब के बेटे हैं। रणजीत सिंह बिट्टू, राव वीरेंद्र सिंह के, रणजीत सिंह बिट्टू, ज्योतिराज सिंधिया, चिराग पासवान, राम मोहन नायडू, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा, कमलेश पासवान, जतिन प्रसाद, कीर्तिवर्धन सिंह, अनुप्रिया पटेल, रक्षा खड़से, अन्नपूर्णा देवी, शांतनु ठाकुर, वीरेंद्र कुमार खटीक। ये 20 से ज्यादा मंत्री किसी न किसी बड़े नेता के परिवार के हैं। ये परिवारवाद पर आरोप लगाने वाले सरकार के मंत्रिमंडल में 20 से अधिक मंत्रियों की स्थिति है। देश की जनता को ये जानना चाहिए कितने दोगले या दोहरे चरित्र के लोग हैं ये इनको जानना चाहिए। खैर सर, लेकिन ये बड़े परिवार के होने के बाद भी इनको मंत्रालय तो डब्बा की तरह दिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी कह रहे डब्बा मंत्रालय दे दिया इनको, डिब्बा मंत्रालय दिया है। अब आप बात करें महाराष्ट्र की, विनीता, थोड़ा सा फर्क है। महाराष्ट्र में आने वाले 3 ही 4 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। अभी जो महाराष्ट्र में रिजल्ट आया उसमें बीजेपी बिल्कुल ही जीरो हो गई। शरद पवार वहां के बड़े स्टारवर्ड साबित हुए। कांग्रेस पार्टी वहां नंबर 1 पर जीती। ठाकरे साहब वहां एक उनके प्रति सेंटिमेंटल वेव चल रही है। उद्धव ठाकरे के पक्ष में वहां पर एक लहर चल रही है। और ये दोनों बंधु जो बड़ी क्रांति करके निकले थे अलग, इनकी हालत बहुत खराब है। चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, इनको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को, उनको विधायक बनना है। और जिनको विधायक बनना, और दूसरा उनको पता लग गया कि जो एमपी भी है उनको मालूम है कि हम इन लोगों के सहारे बहुत दिन नहीं चल पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। अगला चुनाव जीत भी जाएंगे, प्रदेश में हमारा कोई काम नहीं होगा, प्रदेश सरकार दूसरों की बनने जा रही है। तो वहां की जो हालत है, एक तरफा लहर चल करके महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से बनेगी उद्धव ठाकरे की सरकार। एक सेंटिमेंटल वेव चलेगी, उससे लेके वहां लोग विचलित हैं। इसीलिए अजीत पवार भी मुंह खोल रहे हैं, इसीलिए एकनाथ खड़गे की, वो एकनाथ शिंदे की बेटी भी बोल रही है। तो और वहां पर अभी आपको एक विद्रोह देखने को मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि अचानक अजीत पवार शरद पवार के घर में बैठे मिले, अचानक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के घर में बैठे मिले और जाके कहे कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो आप ही का आदमी हूं। और ऐसी परिस्थितियां होती आप देख सकती हैं। सरकार गिरती हुई भी देख सकती है चुनाव से पहले। वहां महाराष्ट्र की सरकार, वहां की परिस्थितियां अलग है। दूसरा, जयंत चौधरी की जिस तरह बेइज्जती हुई पहले दिन, जिस दिन मीटिंग हुई थी, न उसको बोलने दिया गया, न मंच में बैठाया गया। रामविलास पासवान के लड़के को अच्छा मंत्रालय नहीं दिया, जबकि उसके 5-6 एमपी जीत करके आए हैं। नायडू और नीतीश कुमार, उनके लोगों को डब्बा मंत्रालय आपने कहा जैसा मिल ही गया है। तो परिस्थितियां अलग है। लेकिन मैंने पहले कहा कि अगर इस तरह का काम नरेंद्र मोदी ने कहा है तो वो नाखून कटा करके शहीद बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे कहीं। इस पर हम लोग को निगाह रखनी चाहिए। महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग है, वहां विद्रोह होगा, वहां सरकार भी गिरेगी
और वहां दूसरी सरकार भारी बहुमत से बनेगी भी। जी विनीता। जी सर, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो अलायंस है, ठीक है, टीडीपी और जेडीयू उनके थोड़े बड़े अलायंस है, बाकी छोटे छोटे हैं। आपको क्या लगता है ये छोटे अलायंस अगर धीरे धीरे करके इनसे टूटने लगे, ये 5-5 सीटों वाले, तो फिर उनके लिए गणित वापस से मुश्किल में पड़ जाएगा? फिर कांग्रेस के लिए तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी, फिर वो कोशिश कर सकती है, या तब भी कोशिश नहीं करेगी कांग्रेस? चीजें धीरे धीरे करवट ले रही है। कांग्रेस के 99 एमपी आए थे, लेकिन 102 हो गए। 3 एमपी ने बिना शर्त, पप्पू यादव से लेकर के, और वो महाराष्ट्र के एमपी और एक तीसरा आदमी जो लद्दाख से जीत के आया है, तीनों बिना शर्त कांग्रेस के साथ शामिल हो गए हैं। 102 हो गए। वो परिस्थितियां अपनी अलग है। दूसरी बात कि कांग्रेस की एक साख अलग तरह की है। कांग्रेस के पास थिंक टैंक है, कांग्रेस के पास अर्थशास्त्री है। वो लोग जानते हैं कि बुरे से बुरे वक्त से कैसे देश को निकाला जा सकता है। और दूसरी बात उनकी क्रेडिबिलिटी है। जो ही कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है, अचानक दुनिया का बाजार, दुनिया की चीजें और देश का बाजार, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अचानक कुछ 2, 3, 4 या 20, 22 बड़े पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ने के बजाय एमएसएमई का सेक्टर मजबूत होने लगेगा। अचानक छोटे छोटे कारखाने खुलने लगेंगे। अचानक छोटे व्यापारी का कद बढ़ने लगेगा, उसका कारोबार बढ़ने लगेगा। उनकी नीतियां इस तरह की होती हैं। वो व्यापार घाटे को भी कैसे ढका जाए उसके तौर तरीके वो जानते हैं। वो परिस्थितियां अपनी अलग है। लेकिन अभी फिलहाल तत्काल मोदी जी को हटा के सरकार बनाने का प्रयास आत्मघाती हो सकता था। और मेरी जो पर्सनल जानकारी शायद सही होनी चाहिए, राहुल गांधी शायद इस वक्त सरकार बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं थे सर? सरकार बनाने के लिए तो इतनी सारी कवायद की उन्होंने, फिर क्यों? वो चाहते थे कि जितना बर्बादी मोदी जी ने किया, जितना फैलाया रहता उन्होंने, उसको थोड़ा समेटे और थोड़ा वो उनका चेहरा उजागर हो जाए, असली चेहरा उनका। और उनको जो है ना, झूठ को किनारे पहुंचाया जाता है, उसी तरह से उनको किनारे पहुंचा करके तब निपटाया जाए कि फिर दोबारा 10-20 साल तक आने लायक न रहे। तो राहुल गांधी क्या इसका इंतजार कर रहे हैं कि जो नाक से भी ऊपर चला जाता है पानी, दम निकल जाए, फिर उसके बाद राहुल गांधी? नाक से सवाल यह है कि जिन लोगों ने देश को 10 साल बर्बाद किया वो एक्सपोज हो जाए थोड़े से। उसको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो एक्सपोज तो कर ही रहे थे सर, चुनाव प्रचार के दौरान भी एक्सपोज किया। सर एक बड़ा सवाल और है, संजय सिंह के साथ इंटरव्यू में उन्होंने हमें एक जो बात पे एक बार नजर डाली, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि सब लोग शपथ में लगे थे, किसने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया, कि उसी शपथ समारोह में अंबानी और अडानी पहुंचते हैं, जिनके टेम्पो का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव में। उनको भी सम्मान करने से चूके नहीं थे नरेंद्र मोदी उस वक्त। फिर ये क्या सर, दोनों तरफ की बात नहीं, दोनों तरफ की बात नहीं। नरेंद्र मोदी उन्हीं के आदमी है, सरकार तो उन्हीं की, दोनों की असल में सरकार है। उन्हीं दोनों के लिए सरकार काम करती रही है पूरे टाइम, पूरे 10 साल उन्हीं के लिए काम किया है। तो उनका सम्मान तो करना इनकी मजबूरी है, वो अपनी जगह चीज है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, जो इतना बड़ा कर्जा बढ़ा है, और जो बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजें डिरेल हुआ पूरा देश, उसको ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो सरकार नहीं बनाना चाहते थे कि कुछ महीने इनको और चलाया जाए। वो ये चाहते थे कि ये खुद एक्सपोज हो जाए बुरी तरह से, कि फिर उसके बाद 10-20 साल तक भाजपा सरकार बनाने के करीब भी ना आ पाए किसी भी हालत में। तो सर राहुल गांधी तो इस मुद्दे को फिर उठाएंगे ना कि अडानी फिर से पहुंच गए उनके उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये टेम्पो भर के पैसा उठा रहे मोदी, राहुल गांधी जहां भी भाषण दे रहे हैं वहां टेम्पो का जिक्र कर रहे हैं। भाई टेम्पो का पैसा आजकल कहाँ जा रहा है? टेम्पो भर के, ट्रक भर के कहाँ जा रहा है? नहीं सर, प्रचार के बाद, शपथ के बाद वो वही टेम्पो वाले अगर वहां पहुंच रहे हैं मोदी के साथ। हम लोग की इतनी उम्र हो गई, इतना राजनीति करते, देश देखते हो गया, कभी टेम्पो में पैसा जाने की बात किसी से नहीं सुनी थी आज तक। ये खाली नरेंद्र मोदी से सुना हमने, टेम्पो में भर भर के पैसा जा रहा है और अडानी अंबानी दे रहे हैं। लगता है कि उन्होंने अडानी अंबानी को लगा शायद हार रहे हैं, उनकी सूचना रही होगी। मोदी जी ने कहा होगा 200-400-500 करोड़ रुपए और दे दिए, चुनाव में कब पड़ रहा है अभी, उन्होंने थोड़ा हीलावाला किया होगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको अर्धम में लेने के लिए वो डायलॉग बोला था खाली। अगले दिन पैसा पहुंच गया, फिर कोई बात नहीं, फिर ठीक चल रहा है। अब याराना अच्छा है दोनों के बीच में। तो कुल मिलाकर सर यहाँ पर जो अलायंस हैं वो ये भी तो देखेंगे ना कि किस तरह की डीलिंग पिछले सरकार में जो चलती रही है, किन किन को फायदा दिया गया है। तो जो अलायंस है उनकी भी पसंदीदा कॉर्पोरेट्स होंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ कॉर्पोरेट अपने साथ में रखती है अपने को बैकअप देने के लिए, तो वो भी तो चाहेगी कि उनको काम मिले। लेकिन यहाँ तो छोटे से लेके बड़े से बड़े तक सारे ठेके, सारा काम गुजरात के लोगों को मिलता है। तो ये जो अलायंस है, जो टीडीपी है, जैसे साउथ से आ रही है, बिहार से जेडीयू आ गया है, फिर उधर महाराष्ट्र है, फिर बिहार में चिराग पासवान भी हैं, तो इन सब की भी ये अलायंस भी तो चाहेंगे ना कि अब हमें, हमारे लोगों को भी टेंडर मिले, हमें भी
स्ट्रेंथ मिले, मजबूती मिले पैसों में। एक हफ्ते बनारस में था। बनारस के आम आदमी की बहुत तरह की नाराजगी यह थी कि छोटे से बड़ा हर काम गुजराती कर रहा है वहां। यहाँ तक कि चुनाव लड़ाने के लिए भी 2-3 हजार गुजराती आए हुए थे। किसी उत्तर प्रदेश के आदमी पर भरोसा नहीं, नरेंद्र मोदी को भरोसा नहीं था। पैसे भी सब गुजराती बांट रहे थे, उसके भी और तौर तरीके निकाली, काफी पैसा बांटा वहां पर। उसके बावजूद हार गए। बीजेपी मीडिया में भी वही गुजराती एक आरोप लगाया कि 11 लाख के करीब वोट पड़े और 12,87,000 वोट गिने गए। एक आरोपी लगाया, ये आरोप निकल करके आया और बड़े पैमाने पर ये आरोप निकला बनारस में। वो सारी परिस्थितियां हैं अपनी जगह पर, लेकिन अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक। और उसमें भी एक खबर ये आ रही है कि पुण्यदेश्वरी देवी जो है, जो कि नायडू की सगी साली हैं, उनका नाम आगे आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो एनटी रामाराव की बेटी है वो। उनका नाम, कांग्रेस की एमपी हुआ करती थी 2 बार, अब इनकी पार्टी में जाके एमपी हो गई है वो। उनका नाम सुना जा रहा है कि उनको शायद लोकसभा अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। ये ठीक है, एक गेम खेल रहा है वो। इस पर अब देखना कि नायडू का अपना खुद का क्या व्यवहार रहता है। मुझे लगता है कि जरा लोकसभा अध्यक्ष के दिन तक हम लोग को इंतजार करना चाहिए, फिर कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो सर ये क्या कांग्रेस उसके बाद कुछ बड़ा खेल करेगी लोकसभा अध्यक्ष के बाद? ये डिपेंड करता है कि नायडू और नीतीश कुमार का क्या रोल रहता है इस दौरान। क्योंकि अगर इन्हीं का नाम अगर फाइनल हुआ तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते अनीता, अभी कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पर्दों के पीछे है, आने वाले वक्त के लिए भी और हुए पिछले वक्त की भी सर। लेकिन आप पर्दे हट रहे हैं, अच्छी बात ये है सर। हट जाएंगे, सब पर्दे हट जाएंगे। हाँ, जैसे कि अडानी का वापस से शपथ में आ जाना और टेम्पो वाली बात के बाद में फिर पर्दा हट जाना कि मोदी जी ने जिनको इतनी गालियां दी चुनाव के दौरान भर के, चुनाव प्रचार में नाम इस्तेमाल किया राहुल गांधी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए, आज फिर से उन्हें न्योता दे करके बुला रहे हैं, जबकि विपक्ष को न्योता देने में इतनी तकलीफ थी, लेकिन अडानी अंबानी वहां वक्त से पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी को कोई न्योता नहीं आया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी संसदीय दल के नेता है, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष है, एक बड़ा नाम है, उनको शपथ ग्रहण समारोह का कोई न्योता नहीं भेजा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया और वो गए वहां पर, उन्होंने निभाई। कांग्रेस का नहीं, खड़गे को भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते न्योता नहीं गया। उनका जो संवैधानिक पद है राज्यसभा में नेता विरोधी दल, उसके नाते न्योता गया। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनको न्योता नहीं भेजा गया। इतना क्या नफरत सर कांग्रेस से? ये तो साथ में बैठे थे सदन में छोटे दिल दिमाग के लोग हैं, बहुत छोटे लोग आ गए, बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग आ गए, क्योंकि मैंडेट के साथ उन्हें बैठना पड़ेगा। जनता का सवाल बात, मतलब जब भी संसद का सत्र होगा एक दूसरे को देखना पड़ेगा ही, बात करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा ही। तो एक शपथ में आने से क्या होता है समझ में नहीं आता है। तमाम तरह के ऐसे प्रोटोकॉल है, जैसा उस दिन आपसे जिक्र होता है द्रौपदी मुर्मू का दही खिलाना या विपक्ष को नहीं बुलाना, ये सब चीजें मोरल ग्राउंड पर प्रोटोकॉल में आती है। रीता, जब ये बीच चुनाव महात्मा गांधी की मूर्ति हटा सकते हैं संसद के गेट के सामने से, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी विचारधारा है, वो विचारधारा है ये। जी सर, यहाँ पर लेकिन अब एक एक चीज पर विपक्ष की नजर होगी, चाहे वो गांधी की मूर्ति हो या फिर कोई और तोड़ने वाले प्रोटोकॉल हो या फिर जनता की बात हो। इसलिए मजबूत विपक्ष है, ये सबसे अच्छी गुड न्यूज है लोगों के लिए। लड़ाई होगी, अब की बार लड़ाई होगी, अब की शांति से नहीं चले, लड़ाई राजनीतिक होगी, गांधीवादी तरीके से होगी, सड़क से संसद तक सब जगह लड़ाई होगी। बिल्कुल सर, और यही सबसे अच्छा जनतंत्र है, यही सबसे खूबसूरत जनतंत्र होता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं इस देश की राजनीति में। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को समझना होगा कि किस तरह से इन तस्वीरों के साथ में आप हर खबर के साथ में अपडेटेड रहिए और तमाम राय जिस तरह से डॉक्टर सीपी राय जी की है उनको भी सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।